नमस्कार। माननीय मंत्री जी, श्री नितिन गडकरी जी, जो पूरे देश के लिए कनेक्टिविटी को दूसरे लेवल पर ले जाने का जो विज़न इन्होंने देश के सामने रखा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इनके इस विज़न से सीख ली है। और आज की तारीख में पूरे देश के जितने एक्सप्रेसवेज़ हैं, उनका लगभग 55% एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। और अभी गंगा एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर की लंबाई में बनकर तैयार है, वो 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटित किया जाने वाला है। और उसके बाद यूपी का शेयर एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे में ऑलमोस्ट 60% होगा। माननीय मंत्री जी का जो विज़न एक्सप्रेसवेज और कनेक्टिविटी के ऊपर है, उसी तरह के नए इनोवेटिव आइडियाज़ इनके नए फ्यूल के ऊपर और फ्लेक्सी फ्यूल वगैरह के ऊपर है। मैं सर के घर पर देखा हूँ कि इस तरह की गाड़ियाँ खुद से ये काफ़ी लंबे समय से फ्लेक्सी फ्यूल और इस तरह की गाड़ियों में चल रहे हैं, जो कि बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है। साथियों, ये कहा जाता है कि 2050 तक लगभग 70% पॉपुलेशन सिटीज़ में आएंगी और जो 80% रिसोर्स कंज्यूम करेंगी और 80% इकोनॉमी को वो कंट्रीब्यूट भी करेंगी। बट आप इमेजिन करिए, आज की तारीख में यूपी जहाँ सिर्फ 24% कार्बनाइजेशन है, अगर ये 70% पे पहुँचता है तो किस तरह की मोबिलिटी और किस तरह की प्लानिंग शहरों में चाहिए होगी। ट्रांसपोर्ट लगभग 25% एमिशंस जो ग्रीन हाउस गैसेस का है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए एक ये बहुत अहम सेक्टर है अगर हमें क्लाइमेट के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और फ्लेक्सी फ्यूल और इस तरह की शुरुआत की गई थी। और हम लोगों ने देखा है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं क्लाइमेट के ऊपर, वो लीडिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ ही उसको ड्राइव करती हैं। मैं बहुत क्लोजली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में काम किया हूँ प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ और अनिल माधव दवे जी के साथ, एंड आई वॉज द लीड निगोशिएटर इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया की तरफ से। और वो जो रेफ्रिजरेंट में CFC यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसको फेज आउट किया, HCFC में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, फिर HFC में किया, और आज का लेटेस्ट जो HFO है उसमें हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स में ला रहा है। तो इसमें आई हैव सीन कि इंडिया और चाइना दो लीडिंग मैन्युफैक्चरर थे और इनके इंडिया में 5 इंडस्ट्रीज़ ये बनाया करती थी रेफ्रिजरेंट, उनको कैसे ये फंड करते थे और फंडिंग के बाद वो केमिकल्स का ट्रांजिशन होता था। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसी तरह के क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए आया, लेकिन अभी जो मेजर कंट्री हैं वो इन सभी क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को बैकआउट कर रहे हैं। उसके बाद इनका क्या डायरेक्शन होगा, क्या स्पीड होगा, ये एक देखने और सोचने लायक चीज़ें होंगी। लेकिन आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल अब सिर्फ एक क्लाइमेट गोल का या ऑब्जेक्टिव का मोहताज नहीं है, बल्कि अब इसमें इस लेवल की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ की आ चुकी है और लोकलाइज पॉल्यूशन को सॉल्व करने के जो इसमें कैपेसिटी है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी है और जो एनर्जी सोवरेंटी की बात हो रही थी, जो एक ये मौका देता है हमें ऑयल का जो 83-84% इम्पोर्ट है, ये डिपेंडेंस को कम करने के लिए, उसमें अब कोई भी कंट्री बैकआउट करे या ना करे, इंडिया की रफ्तार इसी दिशा में चलनी है और इसमें हमें और आगे बढ़ना है। साथियों, 2004 से लेकर 7 तक मैं डायरेक्टर था हैवी इंडस्ट्री में, और हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑटोमोबाइल पॉलिसी बनाता है और चलाता है उसको, और मेजर पार्ट फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकेशन वगैरह के होते हैं। 2006 से 16 की जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी लिखी गई थी उसमें मैं काम कर रहा था साथ में, संतोष मोहन देव जी उस समय मंत्री थे। एंड आई टेल यू, उस समय जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिल रही थी चाइना की जो आइस इंजन में कोई नाम रखती हो। चाइना का आज भी कोई नहीं बता सकता कि आइस इंजन बेस्ड कोई भी 4 व्हीलर है जिसको दुनिया खरीदती है। वो नहीं कॉम्पीट कर पाए थे। तो व्हाट दे डिड, दे जस्ट पुल्ड देमसेल्फ बैक, और फिर 10 साल तक उन्होंने इलेक्ट्रिक पर काम किया, और आज की तारीख में दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही हैं उसका 60% चाइना की बिक रही हैं। तो वो पिछले 15 सालों तक उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज पर काम किया, और आज की तारीख में वो इस रेस में सबसे आगे हैं। इसी तरह हम लोगों को भी अपनी टेक्नोलॉजी इसके लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
बायोफ्यूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोगों के लिए है, खास करके यूपी के कॉन्टेक्स्ट में जहां लगभग 126 शुगर मिले हैं और सबसे ज़्यादा गन्ना और सबसे ज़्यादा इथेनॉल देश में पैदा करते हैं। बायोमास का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इस कॉन्टेक्स्ट में इथेनॉल बेस्ड फ्यूल जो भी है उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ईवी में एडॉप्शन के लिए जो एक रेंज की एग्जाइटी रहती है वो चार्जिंग स्टेशन न होने की वजह से है। और इसमें कोई, जैसा आपने सुना अभी चिकन एंड एग, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिकन एंड एग का डिस्प्यूट है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमें पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए पब्लिक फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यूपी ने जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं उस पर लगभग 1.5 साल पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए एक बिड निकाला, और आपको यकीन नहीं होगा उस समय देश में जो भी बिड निकल रहे थे तो उनका 18 से 19 रुपया पर यूनिट चार्जिंग के लिए आ रहा था बिड, और हम लोगों का वो 9 रुपया आया पर यूनिट, जहाँ की 7.5 रुपया चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों आया ऐसा? क्योंकि बिहाइंड द मीटर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रांसफार्मर वगैरह, उसकी कॉस्ट हमने कही कि ये हम फंड करेंगे और लैंड 1 रुपये के लीज पे देंगे आपको। तो अगर इसको आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर बनाते हैं और एक साथ 40,000 50,000 चार्जिंग स्टेशन हम पूरे देश में लगाते हैं, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन और जो 30% के टारगेट की बात है वो अचीव करना संभव हो सकता है। अदरवाइज जब तक ये असमंजस और डवाडोल की स्थिति रहेगी कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा कि चार्जिंग स्टेशन आएगा, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये एक बहुत मुश्किल सा तकाजा है। एक टेंशन इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड के बीच में भी रहता है, जैसा आपने अभी सुना। ये यूपी में एक पहले अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी लगभग 4-4.5 लाख का 100% वेव करते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए भी हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको। तो उस समय काफ़ी डिबेट हुआ था कि ये नहीं करना चाहिए, ये इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार को कम करता है। बट मेरा ये समझ है, वैसे गडकरी साहब से ज़्यादा इसके बारे में कोई और नॉलेज नहीं रखता, वो बताएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक पॉलिसी इतने बड़े देश में नहीं चल सकती है, और जब तक हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएंगे तब तक इन सब चीज़ों को हमें ट्राई करते रहना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। उसी कदम में हम लोगों ने हाइब्रिड पे भी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ किया था, और उसके बाद हाइब्रिड हरियाणा और दिल्ली के सारे लोग नोएडा से खरीद रहे थे, और जितना रजिस्ट्रेशन फ़ी में हमने माफ़ किया था उससे ज़्यादा जीएसटी के रूप में स्टेट ने अर्न किया था। तो ये शिकायत एक रहती है कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन को डिरेल कर रहे हैं, वहाँ एक इन्वेस्टमेंट हो रखा है। बट दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑयल पे इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है, पॉल्यूशन को कम करना है। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, और दोनों ही अगर कुछ हद तक हाइब्रिड अटेन करता है तो ये एक एज ए ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो सकता है। मैं 2-3 बातें और कहूँगा और फिर अपनी बात समाप्त करूँगा। ईवी, हम लोग पॉल्यूशन की दृष्टि से बात करते हैं, लेकिन ईवी उतनी ही क्लीन है जितना कि पावर ग्रिड क्लीन है। अगर हम सोलर से ला रहे हैं तब तो इसकी बात बनती है, अदरवाइज़ वो उस तरह की बात नहीं बनती है। ओवरऑल अगर आप लाइफ में आप देखेंगे तो जो इसका पॉल्यूशन का है वो बहुत कंपेरेबल सा रहता है। इसीलिए डीकार्बोनाइज करना पावर ग्रिड को उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ईवी को प्रमोट करना है। बैटरी की सेकेंड लाइफ भी एक हिडन इंडस्ट्री बन रही है। जब हम 10 साल चलाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो बैटरी की पावर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, वो 70-80% नीचे जाती है। उसके बाद में वो सोलर बैकअप, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों में, ग्रिड स्टोरेज, इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती है, जो 5-10 साल तक इसको और सस्टेन करती है। तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए। रोड वियर एमिशन, वो एमिशन एग्जॉस्ट से कभी कभी एक्सीड कर जाता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो वेट होती है वो नॉर्मल व्हीकल से ज़्यादा होती है, तो रोड वियर की वजह से जो एमिशन आता है उसे भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। फ्रेट इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो, जैसा आपने सुना, वो मुश्किल है अभी पैसेंजर इलेक्ट्रिफिकेशन की तुलना में, क्योंकि उसमें बहुत मैसिव बैटरी चाहिए। माइक्रो मोबिलिटी को हम इन द मीन टाइम बहुत तेज़ी से प्रमोट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात आई कि जो पॉलिटिक्स ऑयल को लेकर थी और जहां हम सॉवरेंटी की बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड पॉलिटिक्स क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है, और उसकी अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये एक बहुत मेजर्ड स्टेप होना चाहिए कि हम एक ऑयल की जो डिपेंडेंस है उससे हटकर अगर हम क्रिटिकल मिनरल के डिपेंडेंस पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या उसके लिए और बैकअप हो सकता है। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि बिहेवियरल चेंज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप बैटरी चार्जिंग में ही
ये देखते हैं कि फास्ट चार्जिंग अगर बहुत फ्रीक्वेंटली करें तो बैटरी लाइफ कम होती है, स्लो चार्जिंग अगर रात भर करें तो बैटरी लाइफ ज़्यादा बढ़ती है। इस तरह की आईईसी भी हम लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। तो ऑन दी होल ये जो ग्रीन मोबिलिटी है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और इस तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एनर्जी, अर्बन डिज़ाइन, मटेरियल और लोगों का बिहेवियर, ये सभी एक साथ इस पर हमें काम करना होगा। थैंक यू, नमस्कार।